हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विथ अमरेश सर 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोग शुंग वंश को देखेंगे, शुंग वंश की तमाम जानकारियों को देखेंगे, कहाँ से जानकारी मिलती है शुंग वंश के विषय में, कुछ साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं मौर्य वंश के पतन के पीछे कारण क्या थे। हालांकि कई कारण मिलेंगे, जैसे कि मौर्य वंश के जो शासक हुए अशोक के बाद, उनके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं थी। फिर अशोक के समय से ही बहुत ज़्यादा अभिलेख लिखवाए जा रहे हैं, स्तंभ लेख बनवाए जा रहे हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सारे धन खर्च किए गए थे, तो खजाना भी खाली हो गया था। फिर ये है कि जब शासकों ने बौद्ध अपना लिया, बौद्ध अपनाना भी उनके पतन का एक हिस्सा है, क्योंकि बौद्ध अपना लिए उसमें नियम है कि आप किसी को मार नहीं सकते। इंसान तो छोड़ो, जानवर को भी नहीं मार सकते, जानवरों को भी बचाना है, इंसान को तो बचाना ही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आसपास के पड़ोसी राज्य होंगे, पड़ोसी राज्यों का उत्साह बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, आप केवल बचाव करेंगे, है ना। ये भी एक समस्या हुई। तभी देखेंगे जो पड़ोसी राज्य थे उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। पड़ोसी राज्य छोड़िए, आपके अंदर, आपके शासन में, आपके नीचे काम करने वाले जो सेनापति होंगे या फिर किसी अन्य पदाधिकारी को देख लीजिएगा, उनका भी उत्साह बढ़ेगा। किसको कुछ भी बोल दीजिए, ये कुछ बोलने वाला नहीं है। लास्ट टाइम में देखिएगा, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा है बृहद्रथ। बृहद्रथ के अंदर बहुत ज़्यादा अयोग्यता थी, यानी योग्यता नहीं थी, बहुत ज़्यादा अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और नींव किस वंश की डाल दिया? शुंग वंश का उसने नींव डाला था बृहद्रथ की हत्या करके। यानी मौर्य वंश का यहाँ से समापन हो जाएगा और आपको शुंग वंश की शुरुआत देखने को मिलेगी। ठीक है। इसकी हत्या कैसे हुई थी? जैसे कि बताया जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था बृहद्रथ का, ये परेड करवा रहा था, और जब परेड करवा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना राजा को दिखा दिया जाए कि परेड का एक बार आप देख लेंगे तो हौसला बढ़ेगा सैनिकों का। लेकिन उस परेड में बृहद्रथ लेट गया। लेट क्यों गया? क्योंकि बृहद्रथ उस समय नृत्य देखने में व्यस्त था। अब जैसे लेट गया, परेड कई बार कराया जा चुका है, और पहुंचने के बाद बोला फिर से परेड शुरू किया जाए, और सेनापति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। पुष्यमित्र शुंग तलवार निकाला और इनकी गर्दन काट दिया। बोला आज से कौन सा वंश होगा? शुंग वंश होगा। चलिए आते हैं शुंग वंश के विषय में देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश आपको देखने को मिलेंगे? जैसे शुंग वंश मिलेगा, कर्ण वंश मिलेगा, सातवाहन वंश मिलेगा, कुछ विदेशी आक्रमण भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिंद यूनानी मिलेंगे, आपको शक मिलेंगे, पल्लव मिलेंगे, कुषाण मिलेंगे, है ना, ये विदेशी हैं। इन वंशों को, जैसे ये तीन वंश आपको दिखाई दे रहे हैं, शुंग, कर्ण और सातवाहन, इनको भारतीय स्थानीय वंश भी कहा जाता है। भारतीय वंश, स्थानीय वंश भी कहा जाता है। लेकिन शुंग वंश ने किसी न किसी की हत्या करके शुरुआत किया था, और कर्ण वंश ने भी हत्या से ही शुरुआत किया था अपने शासन काल का। हालांकि लास्ट टाइम में हत्या से इनका समापन भी होता है ना। इन्होंने जैसे शुरू किया था, इनका वैसे ही समापन हो जाएगा। शुंग, कर्ण, सातवाहन और विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के स्रोत देख लीजिए क्या क्या है, कहाँ से जानकारी मिलती है। तो गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्र कालिदास वाला, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो जानकारी देते हैं, पतंजलि का महाभाष्य है जो इस विषय में जानकारी देता है। उसके बाद प्लिनी है, टालमी है, एरियन है, स्ट्रैबो है। प्लिनी, एरियन, स्ट्रैबो और टालमी,
ये लोग भी जानकारी देते हैं इस वंश के विषय में। अब आते हैं हम लोग शुंग वंश पे। शुंग वंश का टाइम कितना है? 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। टाइम 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। 75 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करके? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसकी राजधानी मिलेगी आपको पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। बैठा कब था? 185 में गद्दी पर। इसने जो बृहद्रथ की हत्या किया था, इस बात की जानकारी हमें हर्षचरित्र से मिलती है। हर्षचरित्र जिसके लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट ये बताते हैं किसने? बृहद्रथ यानी मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में गद्दी धारण किया, यानी गद्दी पर बैठा। ठीक। पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसको पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि के महाभाष्य में भारद्वाज गोत्र बताया गया है। किस गोत्र का था? भारद्वाज गोत्र का था। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। कालिदास अपने ग्रंथ में क्या बताते हैं? वैम्बिक कुल बताते हैं। वैम्बिक कुल बताते हैं कौन? कालिदास अपनी पुस्तक में। लेकिन कुछ और भी ग्रंथ हैं जिनमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है। बौद्धों का हत्यारा यानी बौद्ध लोगों को इसने मरवाया था, इसलिए इसको बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है। कौन कौन से ग्रंथ हैं या कौन कौन से व्यक्ति हैं? आर्य मंजूश्री मूलकर में चर्चा मिली है। क्या बताया गया है? पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा। दिव्यावदान, इसमें भी बौद्धों का हत्यारा बताया गया है, बौद्धों का हत्यारा। और तारानाथ ने भी अपनी पुस्तक में बौद्धों का हत्यारा बताया है। किसे? पुष्यमित्र शुंग को। 3 जगह से हमें जानकारी मिली। आर्य मंजूश्री मूलकर, दिव्यावदान और तारानाथ ने भी बताया है बौद्धों का हत्यारा। ठीक। अब इसका हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र था। मध्य गंगा घाटी से ये चंबल वाला जो इलाका है, मध्य गंगा घाटी से चंबल तक का जो क्षेत्र है, यही इसका क्षेत्र था, है ना। क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा जगह? पाटलिपुत्र यानी पटना, विदिशा और अयोध्या। अयोध्या नाम सुने होंगे, जानते होंगे आप लोग। तो पटना से लेके यानी पाटलिपुत्र से अयोध्या तक का जो क्षेत्र था, इसी के क्षेत्र में आता था। किसके? पुष्यमित्र शुंग के क्षेत्र में आता था। इसके समय में यवन आक्रमण भी हुआ था। यवन आक्रमण, यवन लोग पराजित हुए थे, है ना। यवनों को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ऐसा उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? यानी स्रोत कौन कौन से हैं? महाभाष्य किसका? पतंजलि का। गार्गी संहिता, मालविका, अग्निमित्र, ये जानकारी के स्रोत हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग इसकी कौन कौन सी उपाधियाँ थी। उपाधि देख लीजिए। इसको सेनापति की उपाधि मिली थी। कौन सी? सेनापति। और औहिद्य की उपाधि मिली थी। सेनापति के अलावा औहिद्य की उपाधि मिली थी, यानी अचानक उठने वाला। अचानक ही उठा था, ये तो सेनापति था ना। सेनापति से डायरेक्ट क्या बन गया? राजा बन गया।
बिल्कुल KGF मूवी की तरह। तलवार निकालिए, एक वार करिए, गरुड़ा या फिर कोई था उसको मार दिया और उस दिन से सबसे हेड बन गया, यही है ना। फिल्म में देखे है ना, ऐसी ही कहानी है। तलवार निकालिए, एक वार करिए, राजा जो किंग है उसको मारिए, फिर गद्दी आपकी, और बात किसकी मानी जाएगी? आपकी, क्योंकि आपकी भी कीमत नहीं है, उस गद्दी की कीमत है। और उस गद्दी पे कौन बैठा है? आप बैठे हैं, है ना। वो पद जो है उसकी कीमत है। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसके समय में अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे। अश्वमेध यज्ञ कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। लेकिन हमें अश्वमेधों की चर्चा कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी के स्रोत देखिए, अयोध्या अभिलेख इसी का है। महाभाष्य किसकी? पतंजलि की महाभाष्य, अयोध्या अभिलेख और हरिवंश पुराण। ठीक, 3 जगहों से यह जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन कौन? अयोध्या अभिलेख, महाभाष्य किसका? पतंजलि का, जो इसी के यहाँ थे। पतंजलि के महाभाष्य के अलावा हरिवंश पुराण में भी ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसने बौद्ध विहारों को नष्ट किया था, है ना। बौद्धों का हत्यारा किया कहा गया है ना, यानी बौद्ध विहारों को भी इसने नष्ट किया था। कौन कौन से? कुक्कुटाराम, ऐसे नाम मिलेगा, कुक्कुटाराम विहार, इसको नष्ट किया था। और महाविहार, इन दोनों को किसने नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया था। कुछ निर्माण भी करवाया है, पुनरुद्धार भी करवाया है। पुनरुद्धार का मतलब या पुनर्निर्माण कर लीजिए, या उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा होगा। कौन कौन सी? भरहुत स्तूप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या किया था? 4 दीवारी दिलवाया था, है ना, बाउंड्री, ग्राउंडिंग करवाया था। किसका? भरहुत स्तूप का ग्राउंडिंग करवाया था। इस पे क्या लिखवाया था? शुंगमन मर्चे। क्या लिखवाया था? शुंगमन मर्चे, यानी ये काम किसके द्वारा? शुंगों के द्वारा करवाया गया है। अगला सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में इसने वेदिका बनवाया था, है ना। वेदिका समझते हैं? वेदिका यानी हवन कुंड, है ना। ये वेदिका हो गया, वेदिका। इसमें लकड़ियाँ रहेंगी, है ना, आग जलेगी, वेदिका बनवाया था, है ना। पुष्यमित्र शुंग का लड़का आएगा अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का लड़का कौन था? अग्निमित्र था। अग्निमित्र था। अग्निमित्र पे कल हम लोग चर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे, और उसके बाद कणवंश सातवाहन वंश पे आएंगे, है ना। तो संभवतः कल वाली क्लास में आप लोग अग्निमित्र को देख लीजिएगा, यानी कल ये तो पक्का समाप्ति हो जाएगा शुंग वंश, और कणवंश सातवाहन वंश को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको दिक्कत हो, यदि रिकॉर्डेड जब भी आप देखें चीज़ें समझ में न आए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग रात 8 बजे। जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।